फेयर मीडिया। आज हम बात करेंगे कल होने वाले इलेक्शन के 89 सीट्स के बारे में, और दूसरा मोदी सरकार और मोदी साहब और उनके मिनिस्टर्स जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो चीज़ें बताई नहीं गई उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उन चीज़ों को कांग्रेस करने जा रही है, ये ऐसा दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट डालना नहीं, ये अपील इंडियन वोटर्स से कर रहे हैं। और ये इलेक्शन के चुनाव में के सभाओं में बात कर रहे हैं जो पूरा 100% फार्स है, जैसा कि ये लोग सच बोलना जानते नहीं और ये लोग सच बोलते नहीं। ये जिंदगी पूरी ऐसे ही गुजर जा रही। 10 साल के इलेक्शन में 10 साल की ये लोगों की गवर्नमेंट में कौन सी स्कीम सही तरीके से फाइनल तक पहुंची नहीं, और जो शुरू करते हैं वो बीच में ख़त्म कर देते हैं, जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। यानी 10 रुपये का काम अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए 90 रुपये की पब्लिसिटी करते हैं, और वो 10 रुपये का काम भी वो लोग नहीं करते। कल होने वाले इलेक्शन 89 सीट्स पे हो रहा है, और ये 89 सीट्स में इससे पहले कि 2019 इलेक्शन में बीजेपी को 55 सीट्स है और कांग्रेस पार्टी को 18 सीट्स है। यहाँ पे सवाल कांग्रेस पार्टी को कितने आ रहे हैं, बीजेपी को कितने जा रहे हैं नहीं। हमने ये बात पहले से बता रहे हैं कि इस वक्त की सरकार 10 साल जो हिंदुस्तान में हुकूमत की है, जो तरीके से हुकूमत की है, उससे लोग बेजार है, और मोदी भी खुद अपने आप बौखला कर रहे हैं और वो फड़फड़ा रहे हैं ताकि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में वो लोग को जितने सीट्स का वो लोग को एक एक्सपेक्टेशन था इंटरनल सर्किलों में, वो पूरा फटाफट कहाँ वहाँ टूट गया फूट गया, और वो लोग की कोई उम्मीदें बाकी नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार और मोदी साहब बहुत फड़फड़ा रहे हैं, इतना फड़फड़ा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को डायरेक्ट नाम लेकर वो लोगों का ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो तो पढ़े नहीं, ऐसा कुछ समझ में आता है क्योंकि उनके बातों से। हमने तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाए हैं, पुराने वीडियोस में अगर आप देख सकते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। और मोदी सरकार के लोगों के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने इससे पहले के वीडियोस में क्या कहा ये आप बिल्कुल जान सकते हैं। लेकिन ये होने वाले 89 सीट्स सेकंड फेज है। कल सुबह में जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है, सुबह में के वक्त जो कांग्रेस को यानी मतलब कांग्रेस का नाम हम बोल तो सकते हैं क्योंकि मोदी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। मोदी को हराओ देश को बचाओ का नारा है, ये पूरा हिंदुस्तान पूरा ये गूंज रहा है, और ये गूंजना भी चाहिए क्योंकि ये 10 साल में जितनी बर्बादी पूरे हिंदुस्तान में कर चुके हैं उसको भरपूर भरपाई करने के लिए कितने साल लगते हैं ये कुछ पता नहीं है। लेकिन आने वाली सरकार जो भी सरकार हो, जैसी भी सरकार हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो 10 साल के नष्ट को 10 साल के नुकसान को भरपाई करके और भारत के लोगों को गुर्बत से जो ढकेले गए हैं गुर्बत के नीचे, यानी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और वर्स्ट पॉवर्टी लाइन के नीचे जो वीकेस्ट ऑफ द वीक का मायने इससे पहले के गवर्नमेंट में बोलते थे, उस तरीके से लोगों को जो ढकला गया, जल्द से जल्द कैसा ला सकते हैं वो लोग की जिंदगी में कुछ 2 टाइम का खाना और कुछ दवाएं और कुछ जीने के लिए एक्सपेंडिचर बचे। जैसी सरकार अगर बनती है तो हमें बिल्कुल ये सरकार किसकी होगी या कैसी होगी तो नहीं चाहते, लेकिन बनना सरकार अच्छी सरकार बने और ये मोदी को हटाए, ये हमारी तमन्ना है। इसलिए लिहाजा हम अपील करते हैं कि पूरे लोगों से कि फर्स्ट सुबह जाकर कल सुबह में वोट मोदी को नहीं डालना चाहिए, जिसको हराने की ताकत रखते हैं वो लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक मुद्दा है। साथ ही साथ कल से पूरी मीडिया, मोदी की मीडिया या फिर नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया समझे जो भी समझे, ये जो मुद्दा उठाए हैं ये मुद्दा क्या है, मुसलमान और मैनिफेस्टो, ये 2 से हटके कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और मुसलमान। कांग्रेस पार्टी अगर अधिकार में आती है, सत्ता में आती है, तो पूरा हिंदुस्तान का गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, घर दार सब चीज बांटने की बात कर रहे हैं। जबकि इतना बड़ा दिल अगर कांग्रेस पार्टी को भी अगर होता
तो हम वाकई में भी खुश हो जाते, क्योंकि नेताओं की भलाई तो वो लोग अपने आप कर लेते हैं, लेकिन जनता की भलाई, जनता को खुश करने का काम ये तो राजा का काम होता है। लेकिन ये आजकल के राजा हैं, अपना ही देखते हैं, लेकिन जनता की भलाई तो कुछ नहीं देखते। ये यहाँ तक गए हैं कि जनता अगर खुश रहे तो इस देश के राजा को देखती नहीं, पूछती नहीं। ये फीलिंग में आकर वो लोग को सप्रेशन में रख के, वो लोग को दबाकर भूखमरी में और पूरे मुश्किलात में और पूरे प्रॉब्लम में अगर वो लोग को रखे, तो राजा को वोट डालने का ये कॉन्सेप्ट, ये जो हिटलर का कॉन्सेप्ट है, ये हिटलर का कॉन्सेप्ट ही ये मोदी सरकार और ये मोदी साहब अपना नाम हिटलर से जुड़ाकर इस सरकार में लाना चाह रहे हैं। फिर दोबारा 3 बार आने की कोशिश करते हैं। ये तो शुरुआत में फर्स्ट फेज से पहले ये बात कह रहे थे कि 400 पार अब की बार, लेकिन ये बात फर्स्ट फेज खत्म होते ही उनका वो नारा भी खत्म हो गया, वो मुद्दा भी खत्म हो गया। अब रही बात कांग्रेस के ऊपर, बोल रहे हैं जितना बोलते हैं वो मैनिफेस्टो में तो नहीं बताया गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए या हमारी जानकारी में से भी अगर आपकी जानकारी इजाफा है तो हमें रिप्लाई कीजिए। ये वीडियोस को देखकर हम वो आपके रिमार्क्स लिखिए, आपके सजेशंस लिखिए, कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारा डेटा सही है या फिर अगर आपको गलत समझ में आया तो। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर एक श्याम पिट्रोडा नाम का ये ओवरसीज के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है। ये एक नया मुद्दा छोड़ दिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में ये कुछ कह चुके हैं। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मामला अमेरिकन गवर्नमेंट का है, और अमेरिकन गवर्नमेंट में जो भी वहाँ पे असेट्स कमाते हैं, जो भी वहाँ पे रियल एस्टेट्स में जो रहते हैं, जीते हैं, वहाँ पर पूरा कर्जे में रहते हैं। वो बात तो वो लोग नहीं बताए, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए एक बात हम बात करेंगे यहाँ पर कि यूएस का कास्ट ऑफ लिविंग कितना है और इंडिया का कास्ट ऑफ लिविंग कितना है। ये इसके बारे में अगर हम देखें, बात करें, तो फिर वहाँ का कास्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात करना है तो क्या चाहिए। इनफैक्ट पर मंथ एक आदमी के लिए वहाँ के सिटीजन के ऊपर 2,07,500 रुपये वहाँ के अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ के सिटीजन के ऊपर खर्च करती है। यानी उसका वेलफेयर हो या फिर उसका कौन सा भी एक्सपेंडिचर हो, स्टेट के टैक्सेस हो या जो भी हो, वेलफेयर, इन द नेम ऑफ वेलफेयर यूएस गवर्नमेंट स्पेंड्स द अमाउंट ऑफ ₹2,500 to 3,500 रुपीज, ये वहाँ का लोग खर्च करते हैं। और ये ऑलमोस्ट उससे जुड़ा हुआ वहाँ का वहाँ के सिटीजन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है। और वहाँ जो भी जीते हैं, जो यूएस सिटीजन, यहाँ पे इंडिया से गए सो लोग हो या फिर बांग्लादेश से गए सो लोग हो या फिर चाइना से हो या जर्मनी से हो, दुनिया के अलग अलग कोनों से जो यूएस में जीते हैं, वहाँ का कास्ट ऑफ लिविंग 2,48,565 रुपीज़ होता है, क्योंकि 3,405 रुपीज़ वहाँ का कास्ट ऑफ लिविंग थोड़ा तरीके से एवरेज में। वो ये कास्ट ऑफ लिविंग ऐसा डिसाइड होता है कि कम से कम 100 मुद्दे डिसाइड करते हैं। 100 मुद्दे, हर कमोडिटी का कास्ट ऑफ कमोडिटी का प्राइस, हेल्थ का प्राइस और रेंट, अगर घर या फ्लैट हो तो उसका रेंट, ऐसे चीज़ों को ऐड करके वहाँ का कास्ट ऑफ लिविंग डिसाइड करते हैं। अगर वही बात इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर हम बात करें तो फिर यहाँ का कास्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या हो सकता है, थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे। ये कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात छोड़कर स्टेट्स कैपिटल और रूरल और अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो पर पर्सन 28,745 रुपये की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में पर मंथ। तो रशिया में, ये यूएस में कास्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, इंडिया में भी एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग उतना ही होता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहाँ के सिटीजन के ऊपर कितना खर्च करती है और वहाँ के यूएस गवर्नमेंट वहाँ के सिटीजन के ऊपर कितना खर्च करती है। ये श्याम पिट्रोडा श्रीमती इंदिरा गांधी के मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके, राजीव गांधी के मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं, और पीवी नरसिम्हा राव के भी गवर्नमेंट में थोड़ा रहे या ना रहे। ये पुराने सीनियर ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्या मुद्दा वो छोड़ा, वो बताया कि ये मोदी साहब और उनकी मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह भी क्यों ना हो या फिर अनुराग ठाकुर भी हो,
ये लोग राहुल गांधी के ऊपर और यहाँ तक के ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम के ऊपर। अगर वाकई में भी कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा दिल होता तो फिर मुसलमान इस हिंदुस्तान में इतनी गरीबी के नीचे क्यों जीते, फिर क्यों रह सकते हैं, क्या जरूरत थी। लेकिन ये सब इलेक्शन के मुद्दे हैं, ये ओरिजिनल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। ना इंडिया यूएस बन सकता है अगले 500 साल तक। हाँ जरूर यूएस इंडिया बन सकता तो है जरूर, क्योंकि उसके प्रॉब्लम उसको है, इंडिया के प्रॉब्लम से इसको है। यहाँ का आदमी मिनिस्टर बनकर यहाँ बहुत पैसे कमा लेकर जाके यूएस की आराम की जिंदगी गुजारते हुए अपने जीने में ठीक रहेगा तो ठीक रहता था। लेकिन ये सियासी चूल जो होती है ये आदमी को खामोश रहने देती। वो श्याम पिट्रोडा वो क्या कह गया, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया। और ये मोदी के पीछे और राजनाथ सिंह जो बयान दिए उसके पीछे और ये मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के पीछे, ये 3 मिनिस्टर भी किस बारे में बात कर रहे थे, ये इंडिया के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को पूरा लूट कर देती है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि थोड़ी सी दलील हम पेश कर सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू, जिनका नाम याद होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने अपने दौलत यानी उनसे जो हासिल हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो 98% यानी उस वक्त के आज के दाम में हिसाब करना ये नामुमकिन बात है, 196 करोड़ रुपीस वो लोग नेशनल बिल्डिंग के लिए, इंडिया के खर्चों के लिए खर्च कर दिया है, डोनेट कर दिया है। वो कब? इंडिपेंडेंस के वक्त। 196 करोड़ मोतीलाल नेहरू के से आई हुई जायदाद जवाहरलाल नेहरू ने डोनेट किया है। किसके लिए? इंडिया के लिए। अगर हम ये बात को 10 लाख का सूट पहनने वाला, 20 लाख का सोना सजाने वाला मोदी ये कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करता है, तो कांग्रेस पार्टी के दादा परदादा वो लोग खुद बहुत करोड़पति, उस जमाने के बहुत पैसे वाले लोग थे। इसीलिए तो हिंदुस्तान के मूवमेंट को और लीगल मूवमेंट जो भी कांग्रेस पार्टी का लीड हुआ था, इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल, उसको अपने पैसे लगाकर वो लोग करे हैं। तो यहाँ पर इंडिया में वो लोग का पार्ट जितना भी है उसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी का कितना पार्ट है और दूसरे भारतीयों का कितना पार्ट है, जिसमें सिख का कितना, मुसलमान का कितना और आरएस का कितना, फिर दोबारा हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसमें ये मुद्दे में और एक बात भी जुड़ी हुई है, ये अनुराग ठाकुर ने बताई। ये अनुराग ठाकुर क्या बता रहे हैं औरंगजेब को और राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को, ये सेम थाट, ये सेम स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, इनके जबान पे डेमोक्रेसी आती है, लेकिन ये लोग शरिया अमल करते हैं। ये बात शरिया की बात ओवैसी के साहब का तो हम तो देख रहे हैं आंखों के सामने। अगर वो शरिया को वो अमल करते, तो शरिया का मामूल कानून को अगर अमल करते, तो हैदराबाद में उनकी 40,000 50,000 करोड़ की संपत्ति वो पैदा नहीं कर सकते थे। खैर, हम उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करना नहीं चाहते। वो इलेक्शन एफिडेविट में वो क्या दिया है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पूरे 543 एमपी सीटों को जो एफिडेविट इलेक्शन के ना वक्त सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो टाइम बाय टाइम हम देख के उसके ऊपर फिर से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अनुराग ठाकुर का भी एक मुद्दा किससे जुड़ा है? औरंगजेब से। ये औरंगजेब 50 साल हिंदुस्तान में सल्तनत, अपनी सल्तनत जमाए हैं, 1658 से लेकर 1707 तक। ये 50 साल की सल्तनत में हम उनके बारे में हम कुछ बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक चीज ईमानदारी की तो हम बताना जरूरी समझते हैं। वो ये है कि उतना बड़ा राजा, उतना बड़ा महाराजा होने के बावजूद वो अपने कुरान को तर्जुमा करके, वो अपने कुरान के कापियास बेच के, टोपी बुनकर, टोपियां बनाकर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी जिंदगी गुजारे उसका बयान वो खुद अपने वसीयतनामा, अपने विल में उन्होंने वो बताई है। वो बताई, इसीलिए आज का दौर का कौन सा राजा औरंगजेब की जैसी जिंदगी, जो स्टेट ट्रेजरी के पैसे 10 रुपए भी अपने खाने के लिए खर्च ना करके
अपने टोपी के पैसों से, टोपी से और कुरान को बेचने के पैसों से उतनी ईमानदारी जिंदगी गुजारने के बावजूद ये हिंदुस्तान के लोग, ये बीजेपी के लोग, ये जो भी एंटी मुस्लिम वर्शन के लोग औरंगजेब का नाम क्यों लेते हैं? फिर क्या कोई भी हिंदुस्तान की सियासत में या फिर कोई बादशाह की सल्तनतों में ये ऐसी ईमानदारी की बात, ऐसी ईमानदारी की जिंदगी अगर कोई जिया है तो हम उनकी ज़िंदगी को भी हम इसी तरह से बताएंगे। लेकिन ये लोग की कोई औकात नहीं है। ये लोग वो लोग की बराबरी तो क्या, कम से कम में भी कम से कम भी लेने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। तो लिहाजा औरंगजेब ये इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। उस वक्त की अपनी ज़िंदगी जो जिए वो जिए, जैसा जिए वो सा जिए। स्टेट के ट्रेजरी के ऊपर 10 रुपये भी खर्चा नहीं करके जिए। रही बात अब फाइनल में बात करना ही चाह रहे हैं हम, तो फिर कांग्रेस पार्टी यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचकर हो या फिर जीडीपी का पैसा हो, अगर मुसलमान को देने की बात अगर करते हैं तो अगर कांग्रेस पार्टी देने के लिए तैयार है तो हम मुसलमानों के लिए तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूरा जीडीपी का पैसा जितना भी इंडिया में होता है वो पॉपुलेशन में बांट दीजिए। वो अगर पॉपुलेशन में बांटे तो पॉपुलेशन कितना, जीडीपी कितना होता है? 45,397 करोड़ को 145 करोड़ में अगर बांटते हैं तो 3,10,558 रुपये होते हैं पर हेड एक आदमी को। बहुत हो जाते हैं पैसे। ये इसमें ना ही अमीर रहेगा ना ही गरीब रहेगा, इसमें पूरी बराबरी रहेगी। ये बराबरी का मामला करने के लिए कौन सी पार्टी सामने आ सकती है? किसके पास इतना दम है? कौन है वो मैनिफेस्टो बनाने वाले? है 50 से 60 सीटें जिसमें मुसलमान के 5-6 पार्टीज हो सकते होंगे। ये 5-6 पार्टीज भी एक प्लेटफॉर्म पे अभी तक आने का तो मामला कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर केरला में 1-2 सीट आते हैं, तो उधर असम में बदरुद्दीन अजमल साहब के 1-2 सीट आते हैं। ये इधर हमारे वाले ओवैसी साहब हैदराबाद में 1 सीट, और औरंगाबाद में इससे पहले के इलेक्शन में 1 सीट आई थी। इस बारे में कितने आएंगे ये पता नहीं। लेकिन किसी को भी अपने मेहनत का 1 रुपया देने की नीयत नहीं होती, औकात नहीं होती। वो लूट के खाने के लिए ही सियासत में आते हैं। ये लोग पैसे देकर सियासत करने के ब्लड ये लोग के पास नहीं है, और ये ब्रीड भी वो नहीं होता लोगों के लिए अपनी मेहनत का पैसा लगा के काम करने का, या फिर दूसरे लोगों के लिए, कौम के लिए या फिर देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का ये ब्रीड नहीं है। ये ब्रीड्स होते नहीं, क्योंकि माफियों की जिंदगी गुजारे, चंदा लूट कर खाए, राम जन्मभूमि के नाम पर 1500 करोड़ रुपए वसूल किए और वो भी खा गए। ये फकीरों के पैसे भी खाने वाले फकीर लोग हैं। ये लोग की औकात क्या है बांटने की? हिंदुस्तान के लोगों को जीडीपी के पैसे अगर बांटते हैं तो बजट का पैसा अगर बांटते हैं तो इसमें कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई अमीरी नहीं रहेगी, सब बराबर रहेगा, सब में बराबर रहेंगे। लेकिन ये लोग की सियासत नहीं चलेगी, ये लोग सियासत नहीं कर पाएंगे। ये लोग को कहीं खड़ेने के लिए भी जगह मिलती नहीं, क्योंकि ये लोगों को पूरे भारत की आवाम पीट कर भगा कर मारेंगे आइंदा दिनों में ये लोग, अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो। इसीलिए दोस्त ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि कल का फेस भी फर्स्ट फेस से अच्छे परसेंटेज में बीजेपी पार्टी को या मोदी सरकार को हराने के लिए हम इसको यूटिलाइज करें तो हिंदुस्तान के अवाम का भला होगा, और ये हमारा देश प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी से फलेगा, खिलेगा और खुलेगा भी। नमस्कार।